स्वागत है आपका यूपीएससी एजुकेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है पार्ट 2। पार्ट 1 पे हमने कल वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। हम लोग आज यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा आईएएस से रिलेटेड वो फिर आपसे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आईएएस के क्वेश्चन भी कराऊंगा विथ थ्योरी के साथ। तो वीडियो जैसे कल हम लोग ने चर्चा की थी इकोलॉजी के बारे में, तो आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कल आपने ये पिक्चर देखी थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य है, पक्षी है, हिरन है, मेढक है, तालाब है, तितली है, मछली है, कछुआ है। यही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो शुरू करते हैं। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसल के द्वारा 1935 में किया गया था। पारिस्थितिकीय तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक और अजैविक संगठनों से होती है। तो अब हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी आपने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर हल कर सकते हैं इसको। ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है प्री में। क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पनाओं को प्रस्तावित किया था। आपने यहाँ पे पढ़ा था। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, पीछे देखते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया था, हमने कराया था कि टांसले ने 1935 में किया था। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से चौथा ऑप्शन हमारा होगा टांसले। तो आगे हम चलते हैं। हमारे इस हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन टांसले सही होगा, राइट ऑप्शन होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पारिस्थितिकीय तंत्र की संरचना। पारिस्थितिकीय तंत्र की संरचना में जैविक और अजैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों की पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र की रचना जो करते हैं उसमें जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक भी शामिल होते हैं उसमें। पर्यावरण में रहने वाले जीव पारिस्थितिकी तंत्र का ही निर्माण करते हैं। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रमुख घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन घटकों के बारे में। तो सबसे पहले हम जैविक घटक के बारे में जानते हैं। जैविक घटक में आता है आपका उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है और अपघटक आता है। तो सबसे पहले अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जैविक घटक के बारे में। जैविक घटक में हमारा आता है प्रकाश आता है, ताप आता है, आर्द्रता आती है, हवा आती है, स्थल कृतियाँ आती हैं और मृदा आती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं घटक। अब घटक में हम लोग देख रहे थे अजैविक घटक और जैविक घटक। तो जैविक घटक में तो हम लोग ने देख लिया है, उत्पादक हो गया है, उपभोक्ता हो गया है, अब घटक हो गया है। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक के बारे में। तो अजैविक घटक के बारे में हम देखते हैं। इसमें होते हैं भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक कारक के बारे में भी देख चुके हैं। ताप, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब, स्थल कृतियाँ, ये हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे अकार्बनिक पदार्थ के बारे में। अकार्बनिक कारक, इसमें आपका जल हो गया, वायुमंडलीय गैस हो गई, मिट्टी हो गई, खनिज हो गया और चट्टान आती हैं इसके अंदर। अब हम लोग बात करेंगे कार्बनिक कारक। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पारिस्थितिकीय तंत्र
के जैविक घटकों के बारे में तो चर्चा करते हैं। जैविक घटक में होते हैं दो तरह, एक होते हैं स्वपोषी घटक, एक होते हैं परपोषित घटक। स्वपोषी घटक को कहते हैं उत्पादक भी इन्हें कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्वपोषित घटक, इसमें वे सभी जीव इसे बनाते हैं जो साधारणतः कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर जटिल पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, अर्थात वे अपना पोषण के लिए स्वयं भोजन का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से करते हैं। कुल मिला के कहने की बात यह है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो भी कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके। तो यूँ भी कह सकते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषित घटक कहलाते हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा अकार्बनिक पदार्थ जल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग में लाकर भोजन बनाते हैं। हरे पौधे इनका उदाहरण है। हरे पौधे पारिस्थितिकीय तंत्र के उत्पादक हैं। जैसे आपके आस पड़ोस में आपने कभी पेड़ देखा होगा, पौधे अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, तो ये स्वपोषित होते हैं और इन्हें उत्पादक कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सभी प्रकार की घास, वृक्ष, शैवाल व कुछ बैक्टीरिया इस वर्ग में शामिल हैं। वास्तव में ये सभी अपनी वृद्धि के लिए स्वयं भोजन की उत्पत्ति करते हैं और इसी से उन्हें उत्पादक कहते हैं। इनको स्वपोषी जीव भी कहते हैं। वृक्ष हो गए, ये अपना भोजन स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके करते हैं। पेड़ पौधे, वृक्ष, शैवाल ये सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये स्वपोषी कहलाते हैं या स्वयं पोषी जीव भी कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं परपोषित घटक। ये परपोषित अंश द्वारा पैदा किए हुए भोजन दूसरे जीव से द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। ये जीव उपभोक्ता या अपघटक कर्ता कहलाते हैं। दरअसल इसमें वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं पकाकर दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। वह दूसरे जीवों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें परपोषित कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। और ये जीव उपभोक्ता या अपघटन कर्ता भी कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं उपभोक्ता। ये भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इनके अंतर्गत सभी जीव जंतु आते हैं। ये पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं, इसीलिए इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। इसमें वे जीव आते हैं जो अपना भोजन दूसरे प्राणियों से प्राप्त करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज तत्व हमारे भोजन के अवयव हैं, जो अनाज, फल, सब्जी तथा विभिन्न पौधों से प्राप्त होते हैं। ये सभी उपभोक्ता उत्पादक घटक पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता वास्तव में परपोषी जीव हैं। इनको 3 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे कि अभी हम लोग ने बात की है कि उपभोक्ता ये दूसरों जीवों पर आश्रित होता है, जैसे पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इन पे आश्रित रहता है। प्रोटीन, विटामिन। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनको शाकाहारी प्राणी भी कहते हैं या वनस्पति से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं जो वनस्पतियों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें जो प्राणी आते हैं उनमें गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, गिलहरी, बंदर इत्यादि जानवर शामिल हैं। इसमें ये जंतु शामिल हैं।
यह प्राथमिक चरण के उपभोक्ता हैं क्योंकि ये सीधे ही उत्पादकत्व पर निर्भर होते हैं। जैसे कि ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, उसमें जैसे गाय है, बकरी है, हिरन है, खरगोश है, ये सब घास खाते हैं, तो ये लोग प्राथमिक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। इनको मांसाहारी भी प्राणी कहते हैं। ये अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं को बनाते हैं या उनसे प्राप्त करते हैं। इनको दूसरे चरण के उपभोक्ता भी कहते हैं। सांप, लोमड़ी, बिल्ली, भेड़िया, शेर इस वर्ग में आते हैं। जैसे कि हम लोग ने बात कर ली यहाँ पे। द्वितीयक उपभोक्ता में वो आते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। तो ये अपना भोजन किसको बनाएंगे? जैसे घास को किसने खाया? गाय ने। तो गाय हमारी प्राथमिक हो गई है। तो गाय को कौन खाएगा? तो गाय को खाएगा शेर। गाय को शेर खाएगा, तो ये हमारा द्वितीयक हो गया, वो भी मांसाहारी में। अब हम लोग बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक व द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे मनुष्य और भालू। अब इसमें आप देखिए, घास को किसने खाया? गाय ने। तो गाय क्या हो गई? हमारी प्राथमिक। और गाय को किसने खाया? शेर ने। तो शेर हमारा हो गया द्वितीयक, हो गया हमारा सेकेंडरी। फिर शेर को कौन खा सकता है? शेर को भालू भी खा सकता है, मनुष्य भी खा सकता है। मनुष्य क्या नहीं खा सकता? मनुष्य तो पाए कुछ भी खा सकता है। तो मनुष्य शेर का भी शिकार करके शेर को भी खा सकता है। तो मनुष्य इसमें तृतीय श्रेणी में आ जाता है, तृतीयक उपभोक्ता। मानव तो ऐसा प्राणी है जो सीधे उत्पादक पर ही निर्भर करता है। उसमें कुछ वर्ग द्वितीयक व प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाता है। तो जैसे कि मनुष्य तृतीयक उपभोक्ता है, तो मनुष्य अपना भोजन बकरी को भी बना सकता है, शेर को भी बना सकता है। बकरी जैसे द्वितीयक उपभोक्ता है और शेर तृतीयक उपभोक्ता है। तो मनुष्य जो है, मानव, वो गाय हुआ, गाय को छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बकरी हुआ और शेर हुआ। बकरी हमारी द्वितीयक हुई है और शेर हमारा तृतीयक। तो मनुष्य दोनों खा सकता है, तो मनुष्य हुआ तृतीयक श्रेणी में। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। इसीलिए इसे शाकाहारी व मांसाहारी प्राणी भी कहा जाता है। मनुष्य को शाकाहारी व मांसाहारी प्राणी दोनों ही कहा जाता है। इसको तृतीयक उपभोक्ता भी कहते हैं, जैसे कि हम लोग ने चर्चा कर ली। अब हम लोग बात करेंगे अपघटक तृतीयक। हम लोग ने बात कर लिए उत्पादक, उपभोक्ता, और हम लोग बात करते हैं अपघटक के बारे में। तो बात करते हैं प्राथमिक व द्वितीयक उत्पादक जीवों के मरने पर मृत शरीर अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक इत्यादि द्वारा अपघटित होते हैं, जिनसे मृत कार्बनिक पदार्थ पुनः सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है। इस प्रक्रम में जीवाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कि अपघटक में हम लोग बात करते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक जीव जब मर जाते हैं तो उनका मृत शरीर जो होता है उसमें जो जीवाणु और कवक बनते हैं, तो मृत शरीर में कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। तो इस क्रम में जीवाणु ऊर्जा अपनी प्राप्त करते हैं। तो जीवाणुओं को ही, सही भाषा में कहें तो जीवाणु ही हमारे अपघटक कहलाते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अपघटन करने वाले जीवों को अपघटक कहते हैं। जैसे कि हम लोग ने अभी बात कर ली कि अपघटन की क्रिया को करने वाले ही अपघटक कहलाते हैं। तो जीवाणु हमारा अपघटक है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। केचुआ, कवक, बैक्टीरिया आदि अपघटक हैं जो वनस्पति एवं जीव जगत के अवशिष्ट व मृत शरीर पर जीवित रहते हैं व उन्हें जैविक अवशिष्ट को पुनः अजैविक पदार्थ जैसे मृदा में बदल देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं केचुआ के ऊपर। तो ये मृदा में रहता है और ये मृदा को
उर्वर भी करता है। तो ये हमारा अपघटक है। ये मृदा को अपघटित करता है और मृदा को और उपजाऊ बना देता है। आगे हम लोग बात करते हैं। इसी प्रकार जैविक पदार्थ पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वास्तव में अपघटक जैविक पदार्थों को अजैविक खनिजीय तत्वों में बदल देता है, जो मृदा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे उनकी उत्पादक शक्ति में वृद्धि होती है और पौधों व घास की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। इसी प्रकार अपघटक अपनी कार्यशैली द्वारा पारिस्थितिकीय तंत्र के चक्रों को पूरा करने में मददगार साबित होते हैं। जैसे कि अब हम लोग ने बात कर ली है कि मृदा को पोषण तत्व देते हैं। ये अपघटक मृदा में पोषण तत्व को प्रदान करते हैं, जिससे मृदा में उत्पादक शक्ति में वृद्धि होती है। और जब अब हम लोग जैसे बात करते हैं घास किसको खाएगी, मतलब घास को खाएगा गाय को शेर खाएगा, शेर को मनुष्य खाएगा। और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उसका मृत शरीर जीवाणु खाएंगे, बैक्टीरिया इसमें लगेंगे। तो इसमें जो जीवाणु होंगे वो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में अपघटित कर देंगे, तो मृदा में मिल जाएंगे। तो मृदा में पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाएगी। तो इसी तरीके हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र चलता है। वो ऐसे शुरू होता है और यहीं पे आकर ख़त्म होता है। तो ये चक्र चलता रहता है, जो कि ख़त्म नहीं होता। तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पारिस्थितिकीय तंत्र को दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो हम लोग ने जैविक घटक के बारे में चर्चा कर ली है। आगे हम लोग बात करेंगे अजैविक घटक के बारे में। तो अजैविक घटक में जो आते हैं प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा, स्थलाकृति और मृदा। आगे हम लोग बात करते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक ये ऐसे घटक हैं जिसमें जीवन नहीं होता, किंतु ये जैविक घटकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनके अंतर्गत जो कारक आते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। अजैविक घटक में भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 में। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो यहीं पे हम लोग आज का हम लोग का यहीं तक था साथ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं अलविदा करता हूं। धन्यवाद।